गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ लिया था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में, कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे होती है, कैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या बेनिफिट्स हैं ई बिजनेस, उसके बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर रिस्क क्या क्या है, यानी क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आपका जो आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो रिजेक्ट हो जाए या उसका कोई मिस यूज़ करे जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो आप पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो सेंटर के पास जो सेलर है उसके पास जा रही है नहीं जा रही है, उन सब का जो रिस्क इन्वॉल्व है ई बिजनेस में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस, यानी जो ई बिजनेस है उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी कैसे की जाती है और क्या क्या स्टेप्स हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपने ई बिजनेस के लिए, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो कैटेगरी है वो उसमें बांटा गया है रिस्क को, जो ई बिजनेस है उसमें। तो फर्स्ट कैटेगरी है वो है ट्रांजैक्शन रिस्क, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, ऑर्डर प्लेसिंग का, ठीक है, और रिसीविंग का, पेमेंट का, वो सारा उसके अंदर कौन कौन से रिस्क होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग या गिविंग। जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, या फिर ऑर्डर देते हैं, उसमें कौन कौन से एरर्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो हम देखते हैं। बड़ी सेलर में डिनाई दैट कस्टमर एवर प्लेस द ऑर्डर। जो सेलर है वो डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस करते वक्त एक ऑर्डर आईडी जनरेट होती है। ठीक है, अगर वो आपके पास है तो यू हैड प्लेस एन ऑर्डर, अगर वो आपके पास नहीं है तो इसका मतलब आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। ठीक है, तो कस्टमर आईडी जनरेट हुआ नहीं और आपने बोल दिया कि मैंने ऑर्डर कर दिया, आपकी तरफ से ऑर्डर डन हो चुका, जबकि जो वेबसाइट है, जो ई बिजनेस प्रोवाइडर जो ई बिजनेस कर रहा है, जो पोर्टल है, उसके ऊपर आपके ऑर्डर आईडी जनरेट हुई नहीं, तो जो सेलर है उसके लिए क्या है, आपने ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो साफ मना कर देगा कि आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, आपने कोई भी आइटम परचेज नहीं किया। तो इस तरह के एरर्स आते हैं जब हम ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, यानी ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुल नहीं होता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी का मतलब ये है कि भाई जब ऑर्डर प्लेस हो गया आपका, सपोज कीजिए, ठीक है, तो आप जब वो डिलीवरी के लिए आते हैं तो कई बार क्या आता है कि इसमें छोटे मोटे एड्रेस मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे हमें अगर पिन कोड भी डाल रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ का पिन कोड है 123028, ठीक है, और जो नार्मल हमारा सिटी उसका पिन कोड है 123001। अगर हम पिन कोड 123001 डाल देते हैं तो वो नार्मल तक ही आएगा, समझ रहे हो आप, वो सिर्फ नार्मल तक आएगा, नार्मल से अपने हमें यहाँ पे अपने एरिया में, अपने विलेज में वो नहीं आएगा। तो इस वजह से मतलब जो डिलीवरी है उसमें भी अगर हम इंफॉर्मेशन सही से प्रोवाइड नहीं करते हैं तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, यानी रिस्क रहता है कि भाई टाइम पर डिलीवर होगा या नहीं होगा। जैसे ऑर्डर प्लेस किया तो उसमें 3 से 4 दिन मांगते हो, ठीक है, और ऑर्डर एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट होती है कोई 5 to 6 या फिर कोई डेट जिस दिन हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब जनरली वैसे 3 से 4 दिन डिलीवरी होने में लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम डिलीवरी है वो कई बार गलत एड्रेस पे भी चली जाती है। जैसे कि पिज़्ज़ा का होता है, भाई जितनी भी फूड कंपनीज हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि फूड पांडा हो गया या फिर ये आपका डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, ये सब क्या करते हैं कि आप इनकी ऐप आती है, ठीक है, ऐप के थ्रू आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, या पहले टेलीफोन के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर दिया कि भाई यहाँ इस एड्रेस पे लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल में एक पिज़्ज़ा मंगवा भेज दीजिए। ठीक है, और क्योंकि जो फ़ोन आया पिज़्ज़ा वाले के पास, तो उसमें ये ऑथेंटिकेशन थोड़ी थी कि भाई लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल से ही आया। ठीक है, तो कई बार ऐसे लोग मजाक कर देते हैं कि उनके साथ कि भाई आप लॉर्ड कृष्णा में पिज़्ज़ा दे दीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ, जबकि वो होता कहीं और है। जब वो लॉर्ड कृष्णा में आता है तो देखता रहता है कि भाई वो पता करता है कि ऑर्डर प्लेस किया था, जबकि यहाँ किसी ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो इस तरह से मतलब बहुत ही रिस्क होते हैं, बहुत ही मतलब मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं, बहुत ही
ये बिजनेस जो कंपनीज हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। पेमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट, यानी अगर आपने जैसे कई बार क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं, जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है। हमारा जो पैसा है, हम जो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस टाइम जैसे कई बार क्या होता है, सर्वर में एरर आ जाता है या फिर कुछ और इश्यू आते हैं, कई बार OTP नहीं आते। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई बैंक हमारे पास ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथराइजेशन के लिए OTP भेजता है। तो जब तक वो OTP नहीं आएगा, जब तक हम नहीं डालेंगे, तब तक वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होती। और कई बार मतलब OTP नहीं आता, जनरली मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ होता है, हुआ कई बार कि कई बार OTP नहीं आते, एक 2 घंटे तक नहीं आते, जबकि उसका टाइम लिमिट होता है मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है, तो इस तरह के जो पेमेंट है वो उसमें भी एरर आते रहते हैं। ठीक है, अब जो एरर आए पेमेंट करने में, ठीक है, उनके और डिलीवरी देने में, टेकिंग और गिविंग ऑर्डर में, तो उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। Solution of our problems. To overcome these problems, the seller must confirm that customer had entered the correct information. जो भी इंफॉर्मेशन जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जो सेलर है उसको कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन बायर ने, यानी जो कस्टमर है, उसने इंफॉर्मेशन जो दी है एड्रेस के रिगार्डिंग, पेमेंट के रिगार्डिंग, क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, तो उसे चेक कर लेना चाहिए। फ्रॉम द कुकीज। कुकीज क्या होता है? कुकीज एक तरह से मतलब वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, जो भी आप ऑन द वेब, ऑन द लैपटॉप, ऑन द कंप्यूटर, जो भी आप ब्राउजर के अंदर सर्च करते हैं, ठीक है, वो आपको पीछे की जो इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपको एक हेडफोन लेना है, ठीक है, तो आप हेडफोन सर्च किया आपने गूगल पे, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप अगर यूट्यूब चलाओगे या कुछ और चलाओगे तो नीचे एक ऐड आएगी, फ्लैश होते हैं, हेडफोन हेडफोन हेडफोन, इतना अमेजोन से इतने में हेडफोन, इतने में हेडफोन, ऐसे छोटी ऐड आती रहती है। और ये ऐसा नहीं भी है, इसमें वो हर वेबसाइट पे आपको दिखेगी। तो वो एक कुकीज़ की तरफ से होती है, यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन एक बार सर्च कर लेते हैं तो वो उसकी एक कुकीज़ बन जाती है, एक इमेज बन जाती है, एक तरह का फॉर्म बन जाता है जो आपने सर्च किया था, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको रिप्रेजेंट करने लग जाता है, दिखाने लग जाता है कि आपने यही सर्च किया था, ये आपका प्रोडक्ट है, ये यहाँ है, इस पर अभी ये डिस्काउंट चल रहा है, तो वो हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास भेजता है। ठीक है, कुकीज़ आर जस्ट लाइक ए कॉलर आईडी इन ए टेलीफोन। कुकीज़ क्या होती है? एक तरह से आईडी होती है, ठीक है, जैसे कि कॉलर आईडी होती है टेलीफोन के अंदर। कुकीज़ आईडी कैसे होती है? आईडी ऐसे होगी जैसे मान लीजिए, ठीक है, मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाली अपने मोबाइल से, ठीक है, तो जब मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा तो वो मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने स्टार्टिंग में डाली थी और जो मैं अभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो क्या सेम है? जो ऑर्डर मैंने पहले प्लेस किया था और जो मैं अब प्लेस कर रहा हूँ, क्या वो सेम एक ही जगह के लिए हो रही है? तो इस तरह से कुकीज़ जो है वो एक क्लियर कट एक ऑथेंटिकेशन बना देते हैं कि हाँ ये बंदा वही है और एवरीथिंग इज वेरी नीट एंड क्लीन और सब कुछ सही है, ये बंदा सही है, इसका ऑर्डर जो प्लेस है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कॉलर आईडी एक मतलब कुकीज़ जो है वो एक आईडी बन जाती है हर एक कस्टमर, which provides information like customer's name, address, previous purchase। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई जो क्रेडिट कार्ड है उसका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, यानी पेमेंट से रिलेटेड जो भी एरर्स, ठीक है, उनका कैसा होता है। जो क्रेडिट कार्ड है वो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की आइटम की, तो जो उसका ऑथेंटिकेशन है यानी उसकी जो जेन्युइनिटी है वो सेम होनी चाहिए। जनरली क्या है, जो जितने क्रेडिट कार्ड होते हैं वो 16 डिजिट के होते हैं, उनके जो नंबर है, ठीक है, जैसे कार्ड है तो यहाँ पे 16 नंबर लिखे होते हैं, 16 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं कि भाई हमारे पास है नहीं तो फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 4 बारी 1 2 3 4 1 2 3 4 कर दिया तो
तो वो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है, उसको तो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो एक तरह से उसको ऑथेंटिकेट नहीं करता है। यानी जो क्रेडिट कार्ड है वो जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिकेट होना चाहिए, जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो सब। और उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ अपने क्रेडिट कार्ड से, तो क्रेडिट कार्ड के जो नंबर होते हैं, ठीक है, वो एक प्राइवेट कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ये सब, अगर आपका बैंक हो गया, रुपया हो गया, ये सब आपका जो नंबर है वो जनरेट करके देती है, और हर क्रेडिट कार्ड होल्डर का वो नंबर यूनिक होता है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या होती है कि जैसे आपने ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, तो आप अगर ऑर्डर प्लेस करोगे तो जब आप क्रेडिट कार्ड का अपना नंबर डालोगे, ठीक है, तो मान लीजिए आपका PNB का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो जो पेमेंट गेटवे है, जिस जो पेमेंट रिसीव करते हैं, पेमेंट गेटवे होता है जिस पे पेमेंट जाके हम अदर मोड ऑफ पेमेंट होते हैं, जैसे एक तरह से मिडल मैन होता है, यानी जो सेलर होता है और बैंक, उसके बीच का मिडल मैन होता है पेमेंट गेटवे। जैसे आप पेमेंट गेटवे में अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालोगे तो वो आपके पास आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स ले लेगा, ठीक है, वो आपको बता देगा कि हाँ ये कार्ड जेन्युइन है, ठीक है, और सही है। तो इस तरह से वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो ये मतलब जब भी कोई आप करते हो ये बिजनेस, तो उस पर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो आपको आपका जो क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन या डेबिट कार्ड है, जो भी कार्ड ऑथेंटिकेशन वो आपके होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन, जैसे मेरा क्रेडिट कार्ड है, आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो अथॉरिटी नहीं है, वो आपको ऑथराइज नहीं है कि भाई आप उससे पैसे या आप उससे ऑर्डर प्लेस कर सकें। जो क्रेडिट कार्ड मेरा है तो ऑब्वियसली जो ऑथराइज है उनमें वो भी मैं ही पर्सन हूँ, वो पर्सन भी मैं ही कि मैं ही अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर या पेमेंट कर सकता हूँ। तो इसलिए जो पहले क्या होता था कि एक तरह से एक पिन नंबर जनरेट होता था क्रेडिट कार्ड का भी और डेबिट कार्ड का भी, जैसे आज भी है कि ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आप ATM में मशीन में जाते हो, ठीक है, और पिन नंबर डाला और अमाउंट निकलवा लेते हो, विड्रॉ करवा लेते हो। ऐसे ही जो क्रेडिट कार्ड है उसमें भी पिन नंबर तो होता ही है, लेकिन जब अगर हम किसी पेमेंट कर रहे हैं, कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो एक OTP जनरेट होता है, ठीक है, तो वो OTP जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल है, सीधी सी बात है, वो OTP उस रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाएगा जो आपने फर्स्ट टाइम जब कार्ड लिया या अपने अकाउंट खुलवाया, जब वो नंबर डाला था, उसी नंबर के ऊपर वो OTP जाता है, और वो OTP एक तरह से ऑथराइजेशन है कि भाई हाँ मैं खुद ये ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑथराइज होना चाहिए। नेक्स्ट है सेटलमेंट। सेटलमेंट होता है कि वंस द प्रोडक्ट इज डिस्पैच्ड और डिलीवर्ड द बैंक विल रिलीज द फंड्स। मान लीजिए आपने जो ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, पेमेंट भी कर दी, अब जो पेमेंट है जो आपने की थी वो बैंक के पास होल्ड कर ली बैंक ने, ठीक है, बैंक के पास होल्ड कर ली बैंक ने। आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो उस सेलर के द्वारा, उस डिलीवरी बॉय के द्वारा आपके पास अपने घर पे आ गया, ठीक है, आपने साइन करवाते हैं, वो आपने साइन किए, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन बैंक के पास जाएगी, बैंक फिर जो पैसा जो बैंक ने होल्ड करके रखा है वो उस सेलर को दे देगा। तो इस तरह से बैंक जो है मिडल मैन का काम करता है, वो सेटलमेंट का काम करता है कि भाई जब आपको प्रोडक्ट मिल गया तो जो पैसा है वो आपको चला जाएगा। जब हम प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है, जैसे कोई हमने मार्कर परचेज किया, ठीक है, तो मार्कर परचेज करने के बाद रिटर्न पॉलिसी होती है भी 7 दिन 10 दिन की, सब तो मार्कर हमें पसंद नहीं आया तो हमें रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए हमने जो सेलर है उसको ऑर्डर कैंसिलेशन या ऑर्डर रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली, उसके बाद जो सेलर है वो जो पैसा उसको रिसीव हुआ है वो फिर से दोबारा बैंक के पास भेज देता है, ठीक है, या पेमेंट गेटवे के पास भेज देता है, और वो पेमेंट गेटवे उसको होल्ड कर लेता है। जो जब सेलर जाता है कस्टमर के पास देखता है कि जो मार्कर मैंने दिया था उसकी कंडीशन सेम है, अनयूज्ड है, जैसा था वैसा ही वैसा ही है, वो कंफर्मेशन देने के बाद जो बैंक है जिसने पैसा होल्ड किया हुआ है वो कस्टमर को रिटर्न हो जाता है। तो इस तरीके से सेटलमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिस्क आता है डाटा स्टोरेज रिस्क।
भाई ट्रांजेक्शन रिस्क तो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है डाटा स्टोरेज रिस्क। डाटा स्टोरेज है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, वो एक तरह से डाटा बन के उसका लीक होने का चांसेस होते हैं, ठीक है। यानी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं जो आप किसी को प्रोवाइड नहीं करवाना चाहते, लेकिन ऑनलाइन जो हम डालते हैं अपनी सारा इंफॉर्मेशन, तो वो कहीं पे भी लीक हो सकती है या कोई उसका मिसयूज कर सकता है। तो उसके रिकवर होने का या उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है वो हम वीडियो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है वायरस। वायरस की फुल फॉर्म होती है कि वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। होता क्या है, सम ऑफ द कंप्यूटर्स वायरस आर डेड। कुछ एक वायरस होते हैं जो कंप्यूटर को बिल्कुल ही डेड कर देते हैं। दे क्लीन अप ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। जो भी हमारी जो इंफॉर्मेशन है हार्ड ड्राइव में यानी हार्ड डिस्क में, वो उसको सबको क्लीन कर देते हैं। द वायरस कैन एंटर द कंप्यूटर थ्रू ईमेल और डिस्क और फ्लॉपीज, ठीक है। जो वायरस है वो किसके थ्रू एंटर कर सकता है, वो ईमेल के थ्रू, डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इनके थ्रू आपके कंप्यूटर में एंटर कर सकता है। वायरसेस हैम्पर द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। और जो वायरस है वो बिजनेस की जो फंक्शनिंग है, कार्य करने की जो शैली है, उसको इफेक्ट कर सकता है। वायरस ब्रिंग द थिंग्स टू ए स्टैंड स्टिल कॉजिंग ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड एम्प्लॉइज टाइम। मान लीजिए आपके बैंक है, ठीक है, बैंक का सिस्टम है, उसके अंदर अगर वायरस चला जाए तो क्या होगा, बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, जो बैंक है वो जो इंफॉर्मेशन सेव है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। जो अकाउंट है, डिटेल्स हैं, जो पैसा डिपॉजिट है, क्रेडिट है, वो सब वो इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा। तो वायरस किसी भी कंप्यूटर में जाता है, किसी भी ई बिजनेस वेबसाइट है उसके अंदर अगर चला जाता है, जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो एम्प्लॉय एक्सेस नहीं कर पाता है। तो वायरस एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है। इसके वायरस के प्रिकॉशंस हैं कि एंटीवायरस होते हैं, जैसे एवरेस्ट हो गया, 50 हो गया, ये सब इस तरह के जो एंटीवायरस होते हैं, यानी इन वायरस को एंटर करने से सिस्टम में रोकते हैं। वो पता लगा लेते हैं कि भाई ये कुछ अनऑथराइज चीज़ है, सस्पेक्टेड चीज़ है, उसको वो वहीं किल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हैकिंग। हैकिंग का मतलब क्या होता है? हैकिंग का मतलब ये है कि कोई अनऑथराइज पर्सन आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर रहा है। जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें आपकी परमिशन के बिना कोई छानबीन कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन आपकी लीक कर रहा है, वो हैकिंग कहलाता है, ठीक है। हैकिंग रेफर्स टू अनऑथराइज एंट्री इनटू ए वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट में अनऑथराइज एंट्री यानी बिना परमिशन के कोई एंट्री कर रहा है तो वो हैकिंग है। हैकर्स ऑफन डिस्ट्रॉय द डाटा एंड इंफॉर्मेशन व्हिच कॉज ह्यूज लॉसेस। जो हैकर्स होते हैं, ठीक है, हैकर्स भी कौन होते हैं? हमारे और आप जैसे लोग, ठीक है, वो जो डाटा और इंफॉर्मेशन सेव है उसको डैमेज कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। एंड दिस कॉजेज लॉसेस। और वो जो जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको नष्ट करने के बाद कंपनी को लॉस हो जाता है और जो ओनर है उसको भी, बिकॉज इट वुड इंटरप्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। लॉस किस चीज़ होता है? क्योंकि जो ये ट्रांजेक्शन होती है उनको ये बाधित करता है, इंटरप्ट करता है, ठीक है। तो अब इनकी जो प्रॉब्लम है, इनसे सोल्यूशन का कैसे क्या करना है, ये क्या क्या चीज़ें हमें लगानी चाहिए कि ये प्रॉब्लम की रिस्क हमें फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो इनके लिए सेटिंग अप स्पेशल क्राइम सेल, ठीक है, एक स्पेशल क्राइम सेल है, उसको बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। The government has set up special crime cell to look into the crimes committed by the hackers and take necessary action against the criminals. जितने भी हैकर्स होते हैं उनके खिलाफ जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, उसने क्राइम सेल्स बनाए हैं, ठीक है, स्पेशल सेल। तो वो क्या करते हैं, जितने भी हैकर्स वगैरह होते हैं इनके ऊपर ध्यान रखते हैं और इनको ऐसा करने से रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब ये है कि भाई जो आपने मैसेज भेजा, ठीक है, जो आपने इंफॉर्मेशन डाली, वो रिसीवर के पास पहुंचने से पहले उसमें जो ऑन द वेब वो हवा में जो घूमती रहती है इंफॉर्मेशन, वो जब आप इंफॉर्मेशन भेजते हो तो वो एक कोड में कन्वर्ट हो जाती है, समझ रहे हो?
कोड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आपने अगर व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो उसमें भी आता है कि भाई इनक्रिप्टेड मैसेज, ठीक है। तो इनक्रिप्टेड मैसेज का मतलब ये है कि जो आप मैसेज आपने जो सेंडर है यानी मेरे पास जो भेज रहे हो, तो आप जब उस मैसेज को भेजते हो तो आपको वो सेम जैसा टाइप की आपको वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन जब वो डिलीवरी टाइम के अंदर, ठीक है, जो सेकंड्स कुछ एक सेकंड्स लगते हैं उस मैसेज को जाने में जब वो पहुंचता है तो वो इनक्रिप्टेड फाइल में होता है, इनक्रिप्टेड यानी कोड में होता है। जब वो मैसेज कोड के अंदर रिसीवर उसके पास पहुंच जाता है तो वो फिर उसको डिकोड कर देता है। डिकोड करने के बाद जो मैसेज मैंने भेजा था वो उसको रिसीवर को वैसा का वैसा दिखाई देता है। तो इस तरह से इंक्रिप्शन काम करता है। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये कि ऑथराइज जैसे हम सिग्नेचर करते हैं कि ये एवरीथिंग इज फाइन और ये जेन्युइन चीज़ है, ऐसे ही डिजिटल सिग्नेचर होता है। अंडर दिस मेथड ए कोडेड डिजिटल सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ठीक है। एक कोडेड सर्टिफिकेट इश्यू की जाती है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा। दिस विल हेल्प इन चेकिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, और ये जो है जो सेंडर है उसकी आइडेंटिटी को चेक करता है या बताता है। मान लीजिए जैसे हमने भी अपने स्कूल का एक डिजिटल सिग्नेचर बनाया हुआ है, ठीक। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक तरह से एक पेन ड्राइव होता है, ठीक है, वो आपको प्लग इन करना होता है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको किसी स्टाफ एम्प्लॉय या किसी भी एम्प्लॉय की अपडेट करनी होती है तो वो पेन ड्राइव लगा के आप उसको ऑथराइज करके ही अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। तो एक तरह से वो डिजिटल सिग्नेचर हो गया कि भी आपने उसको प्लग इन किया और वो जो इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करना चाहते हैं वो अपडेट हो जाती है। तो इस तरह से ये जो सिग्नेचर है ये काम करता है, इन जो प्रॉब्लम्स है डाटा रिलेटेड उनको सॉर्ट आउट करने में, ठीक है।